आपको जो है बिलियन पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है मूललता। देखें मोललता, मोलालिटी। ये मूललता होती क्या है? तो ये जो है किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या उस बिलियन की मोललिटी कहलाती है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना बेटा? अब जैसा कि ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अनुसार हम जो है एक वो इसका सूत्र बनाते हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार क्या सूत्र बनाते हैं? देखो, मूललता बराबर ये है, मूललता बराबर, अब इसमें क्या लिखा? विलेय के मूलों की संख्या। ये लिख दो, विलेय के मूलों की संख्या बटे, वो कह रहे किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, यानी जो है विलायक का भार किस में? किलोग्राम में। ये लिख दो, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक? या इसको अगर विलायक का भार जो है हम ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर 1000 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो इसको देखो ऐसे, मूललता बराबर हो जाएगा विलेय के मूलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में गुणा 1000। ये एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m का मतलब होता है मोलल। ठीक है ना? स्मॉल m का मतलब होता है मोलल। अगर जो है यदि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हो, यदि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हो, तो ऐसा विलयन जो है मोलल विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है? मोलल विलयन। ठीक है ना? हाँ, देखें, यदि 1 किलोग्राम विलायक में, यदि विलायक के 1 किलोग्राम में, यदि विलायक के 1 किलोग्राम में, हाँ, यदि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला होता है,
तो ऐसे विलयन को मोलल विलयन इसको मोलल सॉल्यूशन कहते हैं। बेटा ये डेफिनेशन जो है पिछली बार 2019 में यूपी बोर्ड में पूछी गई थी कि व्हाट इज़ द मोलल सॉल्यूशन क्या है, तो उसकी डेफिनेशन यही थी, ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि यदि विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का आधा मोल, इसका मतलब अणुभार अपॉन 2 घुला होता है, घुला मीन्स विलेय होता है, तो ऐसे विलयन को सेमी मोलल विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी मोलल विलयन। ऐसे विलयन को सेमी मोलल विलयन कहते हैं, ठीक है ना। ये सेमी मोलल विलयन की बात आती। अब अपन पढ़ते हैं इसमें मोललता पर ताप का प्रभाव। ये आती है मोललता पर ताप का प्रभाव। मोललता पर ताप का प्रभाव, यानी जो है मोललता का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए मोललता का ताप परिवर्तन से उसकी मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ताप परिवर्तन करने से मोललता पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्या है? इसका कारण ये है बेटा क्योंकि ताप में परिवर्तन करने से विलायक के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ताप में परिवर्तन करने से विलायक के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जो है मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना बेटा। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चंस है और ये 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलेय किया गया है, विलयन की मोललता की गणना करना है, ठीक है ना। ठीक बेटा, तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें दिया क्या है। ये देखिए आप, दिया है इसमें आप कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, तो दिया है कास्टिक सोडा NaOH का जो भार दिया बेटा वो दिया है हमें 10 ग्राम, ठीक है ना। ठीक, अब NaOH का अणुभार निकाल लो। अणुभार कैसे निकालेंगे? चूँकि Na का परमाणु भार होता 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता 1। रख दो इसमें क्या हो जाएगा 23 प्लस ऑक्सीजन की जगह कितना 16 प्लस 1, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 40। ठीक है, अब कास्टिक जो सोडा है, कास्टिक सोडा NaOH
के मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या है वो निकाल लो। ये हो जाएगा स्मॉल w अपॉन m। तो बेटा इसमें जो w जो भार आया है ये कितना आया 10, और अणुभार कितना है 40। 10 बटे कितना हो जाएगा 40, इसका भाग करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.25, इतने मोल हो गए। ठीक है ना, इतने मोल प्राप्त हो गए। अब बेटा इसमें ये जो दिया है कास्टिक सोडा को किस में घोला गया है, जल में। तो अब आप देखेंगे इसमें विलायक का जो विलायक का भार दिया, कितना दिया 500 ग्राम। ठीक है ना। अब इस विलायक को हमें काय में बदलना है, किलोग्राम में, क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। तो इसको बेटा ऐसा क्या करो 500 बटे 1000, इसका डिवाइडेशन कर दो तो कितना आ जाएगा 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना कितना 0.5 किलोग्राम। ठीक, अब इसका फॉर्मूला रख दो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है ना, या विलायक का द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में। ठीक है ना, द्रव्यमान लिख दो इसमें अगर लिखना हो, द्रव्यमान। ठीक बेटा। अब विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई अपने पास 0.25, कितनी आई 0.25, तो ये रख दो 0.25 अपॉन इसकी कितनी आई विलायक का भार 0.5, तो ये इसको रख देंगे 0.5। अब डिवाइडेशन कर दो तो कितना हो जाएगा, इसको इसमें डिवाइडेशन करेंगे तो ये आ जाएगा ये इस तरह से 5। ठीक है ना, ये 0.5 आ जाएगा। ठीक, तो ये इतने क्या आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। क्या लिख सकते हैं इसको मोल प्रति किलोग्राम, या ऐसा लिख सकते 0.5 स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब होता है मोलल। क्या होता है मोलल। चलो अच्छा, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। हाँ, ये सवाल है चीनी के सीरे में 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी मीन्स शक्कर के सीरे की मोललता क्या होगी, ये अपन को निकालना है। तो अब ऐसे जो चीनी होती है, चीनी, इसका जो सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ठीक है ना, ये होता है। इसका अणुभार निकाल लो। अणुभार कैसे निकालेंगे, सॉरी इसका अणुभार निकाल लो। अणुभार तो अब आपको पता होना चाहिए कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो अब देखो इधर करो, ये कितने हैं 12 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 22, तो 1 गुणा 22 प्लस 16 गुणा 11। इन सब का गुणा करने पर ये अपना कितना आएगा, इन सब का गुणा करने पर ये आएगा, देखो 12 12 144 प्लस 22 प्लस 16 और 16 6 7 176। अब इन सबको जोड़ने पर 342 आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका अणुभार हो गया है। ठीक, अब इसमें दिया क्या है, इसमें जो है चीनी, हाँ चीनी के सीरे में इतने ग्राम चीनी है, कितनी है 34 चीनी। तो इधर लिख दो चीनी का भार कितना दिया 34.2 ग्राम। ठीक है ना, अब इसमें क्या हो जाएगा, इधर निकाल लो चीनी के मोलों की संख्या, चीनी के जो मोल हैं उनकी संख्या क्या होगी, उसमें देखो बेटा ये हो जाएगा अपना,
ये स्मॉल w अपॉन m। तो स्मॉल w अपना क्या था, ये था ये, और m क्या था, ये आया अपना। तो इतना कितना आया अपना, ये है ये 34.2 बटा कितना 342। इनका डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, इनका डिवाइडेशन 0.1 कितना आ जाएगा 0.1। ठीक, इतने मोल आ गए। अब आप हमें ये बताओ, चूँकि चीनी का सीरा है, इसका मतलब ये आपको विलयन दी है, जबकि डेफिनेशन के अनुसार आपको विलायक का भार चाहिए। ठीक है ना। तो अब आप बताओ विलायक का भार निकालना है हमें, विलायक का भार, और विलायक क्या है अपना, जल। ठीक है ना। तो विलायक का भार जल, ठीक है ना, बराबर क्या निकलेगा अपना, कितना सीरा था, चीनी के सीरे का भार माइनस क्या, चीनी। ठीक है ना। चीनी के सीरे का भार, चीनी के सीरे का भार माइनस चीनी का भार। ये इसमें से अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो भाई ये तो पूरा बिलियन बन गया ना। ये तो इसमें से घटा दो अपना, कितना बचेगा, ये देखो चीनी के सीरे का भार कितना दिया अपन को, ये दिया 214.2 माइनस चीनी का भार कितना दिया हमें 34.2 बराबर, इसको अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180.0। इसको माइनस करेंगे तो 180.0 इतने काय में काय में दिया हमें, ग्राम आ गया। ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें मोललता निकालना है। किसकी निकालना है, वो कह रहे हैं सीरे की। ठीक है ना, चीनी या शक्कर की मोललता। तो इसको मिटा लो अपन, ये देखो देखें, तो मोललता बराबर चीनी, किसकी पूछ रहे, चीनी की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान या भार। काय में, अब चूंकि ये काय में है ग्राम में, तो ग्राम में लिख दो, तो इधर कितने का 1000 का मल्टीपल हो जाएगा। तो बराबर विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई थी अपनी 0.1, इधर रख दो 0.1, और इसका द्रव्यमान कितना आया 180 गुणा इधर 1000 रख दो, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो अब आप देखो ये कितना बचा अपना, ये 1000 था, ये देखो ये बिंदी से ये बिंदी कैंसिल, इस बिंदी से ये बिंदी कैंसिल, बराबर 10/18 कितना बचा 10/18। ठीक है ना। इसको हम 18 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.55 स्मॉल m मीन्स मोलल, यानी या इसको लिख सकते 0.55 मोलल, m लिख दो स्मॉल m या मोलल लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है आपको ये आज मोललता के बारे में बताया। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट का उपयोग करके इस चैप्टर को कंप्लीट करें। आगे हम लगातार आपको वीडियो देते रहेंगे, लेकिन आप वीडियो बार बार देखें और पिछली वीडियो देखते रहें, जिससे कि आप भूलें ना। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन उन्हीं को मिलेगा जो चैनल सब्सक्राइब करें।